बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बेंच फिक्सिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। और वो तमाम तर बातें जो हम इस प्लेटफॉर्म पर और दीगर हमारे जैसे मजदूर सहाफ़ी किया करते हैं गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 माह से, कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, आज वो रंगे हाथों पकड़े गए। काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मकफात अमल का शिकार और तमाम तर गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम वो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ उठाया करते थे अपने कुछ मखसूस यूट्यूबर्स के जरिए, उनको साथ मिलाकर आज वो भी इस बात के ऊपर मजबूर हैं कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की कारिस्तानियां पाकिस्तानी अवाम के सामने रखें और उनसे लातल्लुकी और मायूसी का इजहार करें और वाज़ेह कर दें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने उन्हें मायूस किया है। तो देर आए दुरुस्त आए, हम तो बड़े लंबे अरसे से ये बात कर रहे हैं। हम तो उस वक्त से ये बात कर रहे हैं कि जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था और उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उनकी अहलिया के हवाले से कुछ सस्पिशियस किस्म की ट्रांजैक्शन सामने आई थी, और बजाय इसके कि वो दिलेराना अंदाज में, जिस तरह इस्लाम के अंदर पाकिस्तान के अंदर काजियों की आला मयार के, आला हौसले के और आला दयानत के असूलों पर अमल करने वाले जजेस की, काजियों की एक मिसाल है कि वो ख़ुद को पेश किया करते हैं एहतसाब के लिए, उन्होंने पेश नहीं किया और टेक्निकल जस्टिस के पीछे जो है वो उन्होंने पना ली। खैर, मामला कहीं और चला जाएगा, वापस आप लेकर आते हैं। इमरान खान एक बार फिर सच्चे साबित हुए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरियों का दिन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने खत लिखकर, जी हां बिल्कुल, रजिस्ट्रार को खत लिखकर मुकम्मल तौर पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बेनकाब कर दिया। ऐसे ऐसे इंकशाफात उसके अंदर किए गए हैं कि जिसको सुनकर, जिसको जानकर आप कानों को हाथ लगा लेंगे। दूसरी तरफ जनाब, और इसको गैर जानिबदार हल्के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होने वाले इस फड्डे को गैर जानिबदार हल्के जो हैं वो जनाब एक सरेआम थप्पड़ करार दे रहे हैं। और इसी माहौल के अंदर ही एक इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त आती है कि बल्ले का निशान हमें दे दिया जाए, जिस पर तहरीक इंसाफ के एक सोर्स कमेंट करते हैं कि असल में डैश, वो मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, कि बल्ला हमें दिया जाए, डैश मैदान में आगे। इसकी हम वजाहत नहीं करते, आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। और इसी दौरान अहम तरीन और बड़ी अदालत से फैसला भी आता है कि बल्ला है जनाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अहम तरीन मामले के ऊपर नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक नोटिस भी लेती है, लेकिन वो भी उल्टा पड़ जाता है। सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मामला पहले जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के ख़त से शुरू करेंगे। तो जनाब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने फौजी अदालतों के ट्रायल और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए तश्कील बेंचेस और इसके साथ साथ सदारती रफसन जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले से आया, उस पर भी बेंच पर एतराज़ करते हुए इंतज़ामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया। और बड़ा ही उन्होंने वाज़ेह किया कि इंतज़ामी कमेटी के हवाले से जो उन्होंने ख़त लिखा कि जनाब ये जो फौजी अदालतों के हवाले से जो बेंच बनाया गया और जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हवाले से बनाया गया, इस पर मेरा एतराज़ है। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुझे मुतअद्दिद मरतबा टेलीफोनिक राब्तों के बाद इजलास शुरू होने से थोड़ी देर पहले दिया गया। और उन्होंने खत में यह भी कहा कि सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे यह बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। खत में जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। इसी असूल पर जल्द समाअत की दरखास्तों पर भी इत्तफाक किया गया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने खत में एतराज़ उठाया कि कमेटी की जानिब से 2 मुकदमात की मंजूरी नहीं दी गई। इन 2 खुसूसी बेंचेस की तश्कील को कमेटी में रखा जाता तो मैं उस पर भी अपनी राय देता। उन्होंने यानी कि बताया उन्हें नहीं, लेकिन फिर भी केसेस फिक्स कर दिए। खुद वो ये कह रहे थे, आपको याद होगा कि नहीं जनाब, चीफ जस्टिस के पास तो इख्तियारात नहीं होने चाहिए, ये तो जजेस कमेटी के पास होने चाहिए। आज खुलकर मामला साबित हो गया कि वो मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे थे। माजी के अंदर वो जस्टिस बंदयाल के
خلاف جانے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جسٹس طارق مسعود صاحب 3 رکنی کمیٹی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، وہی فیصلہ کریں گے، جسٹس اعجاز الاحسن کو وہ فیصلے نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے بعد جب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی ایک بار پھر جو ہے وہ جسٹس منصور شاہ اور دیگر ججز کیونکہ ہوں گے سینئر، تو ان کے ساتھ بھی رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا کی جائیں گی۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی جانب سے 2 مقدمات کی منظوری نہیں دی گئی، ان 2 خصوصی بینچز کی تشکیل کو اگر کمیٹی میں رکھا جاتا تو میں ان پر اپنی رائے دیتا۔ انہوں نے کہا جناب کمیٹی اجلاس میں 7 رکنی بینچ پر اتفاق کی بجائے 6 رکنی بینچ پر جو ہے وہ 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ حالانکہ اتفاق یہ ہوا تھا کہ 7 رکنی بینچ بنایا جائے گا، سینئر ترین ارکان کو اس کے اندر شامل کیا جائے گا، لیکن جب بینچ سامنے آتے ہیں تو معاملہ تو سارا الٹ ہو گیا۔ یہ تو 6 رکنی بینچ تھا اور سینئر ججز کے بینچ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے مجھے مکمل اندھیرے میں رکھا گیا۔ 3 رکنی خصوصی بینچ کی تشکیل میں سینیارٹی کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی وقار اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سینیارٹی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اتفاق کیا گیا تھا۔ یہ بھی اتفاق کیا گیا کہ متعلقہ ججز کا موقف لینے کے بعد کمیٹی ممبران کو آگاہ کیا جائے گا۔ 2 مرتبہ کالز کرنے کے بعد کمیٹی ممبران کو جو ہے 2 مرتبہ کالز کرنے کے بعد بتایا گیا کہ فائل چیف جسٹس کے چیمبر میں منظوری کے لیے گئی ہے۔ انتظار کرنے کے باوجود 6:30 پر کال کرنے پر بتایا گیا کہ رجسٹرار صاحبہ چلی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں جو رجسٹرار صاحب تھے ان کے متعلق کیا فرمایا تھا، کس قسم کی زبان استعمال کی تھی، کس طرح سے ان کے خلاف جو ہے انہوں نے خط لکھے تھے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے تو بڑی اخلاقیات کا ثبوت دیا ہے۔ رجسٹرار صاحبہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ رجسٹرار صاحبہ جن کو لایا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیورٹ ہونے کی وجہ سے اور سپریم کورٹ میں اپنی مرضی سے انہوں نے تعینات کیا، پچھلے رجسٹرار کو انہوں نے گھر بھجوایا اور اب وہ تمام تر وہی کام کر رہی ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خواہش ہے۔ گویا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی رجسٹرار نہیں ہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پی ایس ہیں۔ یہ ہم بات نہیں کر رہے، اسی قسم کے الفاظ، اسی قسم کا رویہ، اسی قسم کا تاثر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سابقہ رجسٹرار کے حوالے سے دیا کرتے تھے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ 4تھی اور 5ویں کمیٹی اجلاس کے منٹس میرے پاس نہیں بھجوائے گئے، نہ ہی مجھ سے دستخط لیے گئے، اور ان کمنٹس کو میری منظوری کے بغیر سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ڈال دیا گیا۔ اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں اپنی رائے دیتا، اپنے اختلافی پوائنٹ سامنے رکھتا۔ تو جناب یہ ہے آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رویہ دیگر سینئر ججز کے ساتھ۔ اور آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ سو موٹو رپورٹرز ایسوسی ایشن جو کہ افتخار چودھری کے دور میں ان کے سجے اور کھبے ہوا کرتے تھے، الفاظ حذف کر رہا ہوں، سجے اور کھبے کیا، وہ بعد میں پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب نہیں بھی تھے چیف جسٹس، اس وقت ان کے سجے اور کھبے بن گئے۔ واحد معاملہ کیا تھا؟ نون لیگ سے محبت۔ اگر آپ کامن ایلیمنٹس ڈھونڈنا چاہتے ہیں چیف جسٹس سابق جو ہے افتخار چودھری ہیں اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے سجوں اور ان کے کھبوں کے درمیان، تو ان کے سجوں اور کھبوں کے درمیان جو واحد کامن ایلیمنٹ آپ کو ملے گا وہ ملے گی نون لیگ کے ساتھ محبت، اور افتخار چودھری کے ہاں ملے گی پیپلز پارٹی کے خلاف بغض، اور موجودہ چیف جسٹس صاحب کے ہاں اور ان سجوں اور کھبوں کے پاس ملے گا آپ کو عمران خان کے خلاف بغض۔ تو یہ ہے وہ بنیاد، اور آج تمام تر معاملات مکمل طور پر جناب کھل کر آ چکے ہیں سامنے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے، اور بلا شبہ حق اور سچ کی جیت ہوا کرتی ہے، نیت صاف ہوتی ہے تو منزل آسان ہوا کرتی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا 11 سے 15 دسمبر اہم ترین ہفتہ، بڑے فیصلے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر بھی، کیونکہ عمران خان حق پہ کھڑے ہیں، نیت صاف ہے، پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے، قدرت رب کی ذات ان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بڑی خوشخبری پاکستان تحریک انصاف ہی کے حوالے سے، پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے خلاف حتمی فیصلے سے روک دیا ہے۔ جی ہاں بالکل، الیکشن کمیشن جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبریں بھی ان کی طرف سے آ رہی تھی کہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، 12 دسمبر کو جناب بلا لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو اکبر ایس بابر کی درخواست پر کہ آپ کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ وہ تو رکن ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اکبر ایس بابر صاحب، کسی سیاسی جماعت نے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بھلا کیسے کر سکتی ہیں؟ ان 175 سیاسی جماعتوں کے اپنے الیکشن تو ذرا جا کر دیکھیے۔ مقصد کیا تھا؟ عمران خان کا راستہ روکنا، بلے کا نشان حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بلہ جب گھومے گا تو نہ پھر شیر دھاڑ سکے گا نہ پھر تیر چل سکے گا، اور شیر اور تیر کی اس وقت پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا، ہینڈلرز
اور सहूलत कारों के साथ एका है। कोई माने ना या माने, पाकिस्तानी अवाम इसको बड़े गौर से देख रहे हैं। और वो जो चैलेंज किया करते हैं जनाब के 2018 में ऐसा हो गया था, उनको ये चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। कल शेर अफजल मरवत ने भी कहा कि अपने रहनुमा के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशन और जलसे आज कर रही है जब इमरान खान जेल में है। बताया जाए कि 2018 के अंदर जब नवाज शरीफ जेल में थे तो क्या शहबाज शरीफ भी, क्या मरियम नवाज भी और उनकी फर्स्ट लीडरशिप जो है वो भी क्या इस किस्म के कोई जलसे जुलूस कर सकी थी? नहीं जनाब, इसका जवाब बहुत बड़े कांटे में है। तो फिर सबको पता है कि उस वक्त नवाज शरीफ मकबूल नहीं था, इमरान खान मकबूल था। और आज जब नवाज शरीफ मकबूल नहीं है, कबूल है, तो आज भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही मकबूल है। तो जनाब, इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया गया और जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिस के खिलाफ उन्होंने केस की समाअत की। तो दौरान समाअत काजी अनवर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता और नजर आ रहा है कि वो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले सकता है। अदालत ने पूछा, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? जिस पर काजी अनवर साहब ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन अपने दायरा इख्तियार से तजावज़ कर रहा है। इससे पहले अकबर एस बाबर की पीटीआई इंटर इंतखाबात दोबारा कराने की तजवीज़ तो मुस्तरद कर दी, उनकी इस्तदा तो दोबारा उनकी मुस्तरद कर दी गई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के ऊपर जिन्होंने जो सवालात उठाए थे उसके ऊपर जवाब उन्होंने मांग लिया था तहरीक इंसाफ से। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि 175 सियासी जमातें हैं, किसी ने पार्टी इलेक्शन चैलेंज नहीं किए, जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने दीगर तफसीलात भी रखी। अदालत ने कहा कि आपका मतलब है कानून में इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने का कोई सेक्शन नहीं। बाद पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ फैसला करने से रोकते हुए 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद 18 दिसंबर तक पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जवाब जमा कराना है कि आखिरकार किस आइन और कानून के तहत आपने ऐसा किया। और आज इलेक्शन कमीशन एक बार फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में ये खबरें चलवा रहा है और ये कह रहा है कि नहीं जनाब, हमने तो कल केस सुनना है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेचैनी क्या है। उसके बाद आपको लेकर जाते हैं जनाब तीसरे मामले की जानिब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जराये से, यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जराये की जानिब से एक खबर जो है वो चलवाई गई। और वो खबर क्या थी? वो ये थी जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस ले लिया है। अब असल में मामला क्या है, हम आपको ये समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ केस में 62(1)(f) की तशरीह कर रखी है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। पार्लियामेंट सिर्फ 2/3 अक्सरियत से ही इस आइन में तरमीम कर सकती है, मगर शहबाज हुकूमत ने गैर आइनी काम करके पिछली पीडीएम हुकूमत में सिर्फ सादा अक्सरियत से इलेक्शन एक्ट कानून में तरमीम करके नाअहली की मुद्दत 5 बरस कर दी। मकसद नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाना था। इस गैर आइनी काम के बावजूद आइनी तौर पर इस वक्त नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं। लेकिन अब काजी साहब की अदालत के बकौल सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद है, जिसे वो खत्म करना चाहते हैं। यानी लार्जर बेंच बनाकर सुप्रीम कोर्ट का आइनी फैसला खत्म करके इलेक्शन एक्ट को अकोमोडेट करने का प्रोग्राम है, जराए ये दावा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि तजाद, इसको समझिए, तजाद सुप्रीम कोर्ट के आइनी फैसले और इलेक्शन एक्ट कानून में नहीं है। तजाद पाकिस्तान के आइन और गैर कानूनी इलेक्शन एक्ट में है इस वक्त, क्योंकि जहां आइन और कानून में तजाद हो वहां आइन सुप्रीम है, आइन की मानी जाती है, कानून की नहीं। और शहबाज हुकूमत ने पहले ही आइन के मुकाबले में गैर आइनी और गैर कानूनी एक्ट लाकर आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया। और अब सुप्रीम कोर्ट बजाय इसके कि इलेक्शन एक्ट में इस गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम को खत्म करे, कहा यह जा रहा है कि वो इस एक्ट को अकोमोडेट करके आइन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। याद रखें, अगर ऐसा किया गया तो यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुमकिन नहीं, और अगर ऐसा किया गया तो यह सरीहन आइन की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि आइन को सिर्फ पार्लियामेंट बदल सकती है, वो भी 2/3 अक्सरियत से। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती, वो सिर्फ आइन की तशरीह कर सकती है। अभी चंद दिन पहले ही तो खुद काजी साहब की, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। और आज ये नोटिस ले लिया गया। गैर जानिबदार हलकों का ख्याल है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, ये कैसा मुल्क है जहां आइन की हिफाजत का हलफ लेने वाले खुद ही जनाब आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं।
3 اہم ترین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آئینی اور قانونی امور کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ وہ تمام چیزیں جن پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اعتراض کیا کرتے تھے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے دور میں، آج وہ تمام تر چیزیں خود کر رہے ہیں، اور نظر کیا آ رہا ہے ان تمام تر چیزوں کا مقصد کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ روکنا اور مسلم لیگ نواز اور نواز شریف کو اکوموڈیٹ کرنا اور کوشش کرنا کہ چوتھی مرتبہ انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اقتدار تک پہنچایا جائے۔ لیکن جیل سے آج بھی ایک ہی پیغام آیا ہے جو جاتے جاتے آپ نے سننا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔